सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। उम्मीद करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमने बहुत बेसिक सी चीजें जान ली थी। कल हमने कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी किए थे और आज ही चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। और किसी को भी अगर कोई समस्या है तो वो कॉन्टेक्ट कर सकता है या कमेंट बॉक्स में भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। ठीक है। और सबसे पहली बात है, जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है। और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को और लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब मैंने कहा था कि कल आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको डिफरेंस वाले, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाले क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन है, इसकी अप्रोच क्या होगी, हमें किस तरह इसको सॉल्व करना है। 5,000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। वैसे तो एक फॉर्मूला भी है यहाँ पर 2 साल के डिफरेंस का और 3 साल के डिफरेंस का, लेकिन मैं आपको पहले कोशिश करता हूँ जो ट्री मेथड मैंने पढ़ाया था उसी से सॉल्व करा देते हैं। जैसे कि 5,000 रुपए है, लिख दिया 5,000 रुपए। अब 2 साल की कंडीशन है तो 2 साल की कंडीशन बना दी। अब रेट है 8%। अगर हम 8% को सॉल्व करेंगे तो 8/100 लिखेंगे, यानी 4 दूनी 8 और 4 से 25, यानी जो रेट है वो 2/25 है फ्रैक्शन में। तो हमने इसका 2/25 निकाल दिया, इसका भी 2/25 निकाल दिया। तो इसका 2/25 यानी 5,000 का 2/25 करो कितना आएगा, तो 25 दूनी 50, 200 और 200 गुणा 2 कितना आ जाएगा 400। तो ये भी 5,000 का 2/25 है तो ये भी 400 आ जाएगा। अब क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है तो इसके ऊपर भी 1 साल का ब्याज अभी और लगेगा, तो 400 रुपए का 2/25 कर देंगे। तो 400 का 2/25, 25 एकन 25 और 25 गुणा 6 150, तो 16 दूनी 32, 32 रुपए आया। ये बताओ, ये चीजें तो मैं आपको समझा चुका हूं। चलिए अब हमसे क्या पूछा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है। तो हमने बताया था ये पूरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब है चक्रवृद्धि ब्याज और ये है पहली लाइन साधारण ब्याज। तो डिफरेंस कितना बचा 32, यानी पहली लाइन को अगर हम छोड़ दें तो जो डिफरेंस बचेगा, जो भी बचेगा वो क्या होगा, डिफरेंस होगा डी, डिफरेंस होगा साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो 32 रुपए का अंतर होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए समझ आया, कर सकते हैं। चलिए तो ये तरीका था ट्री मेथड। मैं आपको इसका फॉर्मूला भी समझा देता हूं, है ना। अगर मान लो आपको ये अच्छा ना लगा हो तो आप फॉर्मूले के द्वारा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। यहां लिख रहे हैं, देखो 2 साल के लिए फॉर्मूला होता है डी बराबर PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। 2 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के। तो डी का तो यहाँ मतलब है डिफरेंस यानी अंतर, पी है प्रिंसिपल अमाउंट, ये कितना है 5,000, आर है यहाँ पर रेट, तो आर का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 बटे 100 का स्क्वायर है तो 40, 1 2 3 1 2 3, 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार और 2 से डिवाइड करेंगे 32 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा 32 रुपीज, 32 रुपए। और हमसे डिफरेंस ही तो पूछा था, अंतर ही तो पूछा था, तो अंतर कितना है 32 रुपए। तो इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हो या फिर ये मेथड मैं आपको करा चुका हूं पहले भी। ठीक है, इसके एक एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, इसका स्क्रीनशॉट लो आप। देखो ये क्वेश्चन है, 8,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। तो फॉर्मूले के द्वारा तो आप कर ही सकते हो, डी बराबर PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। अब जो तरीका मैंने आपको समझाया उसे एक बार समझ लो। भाई रुपए कितने हैं, 8,000 रुपए हैं, रेट कितनी है 10%, तो 10% को सॉल्व करेंगे तो 1/10 आएगा, 2 साल की कंडीशन है। तो इसका 1/10 और इसका 1/10, तो इसको 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 800, इसको 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 800। फिर इसका भी तो 1 साल का ब्याज लगेगा, तो 800 का 1/10 कितना हो जाएगा 80 रुपए। अब हमसे पूछा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर।
तो पहली लाइन को अगर छोड़ दिया जाए तो जो बचेगा वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। तो यहाँ से जो डिफरेंस आ जाएगा वो 80 रुपीज आ जाएगा, 80 रुपए क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 साल का करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16,000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है, डिफरेंस। तो 3 साल के लिए भी फॉर्मूला होता है, देखो हम यूज कर सकते हैं, डी बराबर पी आर स्क्वायर, सॉरी पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब। ठीक है, या फिर 3 साल के लिए हम कंडीशन वैसी बना लेते हैं, 16,000 रुपए है और 3 साल की कंडीशन है, तो रेट कितना है 5%। अब 5% को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/20। अब सॉल्व करेंगे इसका 1/20 कितना आ जाएगा 800, ये भी 800, ये भी 800। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो ब्याज है वो अगले 2 साल तक लगेगा, तो इसका 1/20 कितना हो जाएगा 40, ये भी 40 हो गया। फिर इसका भी, इसका 1 साल के लिए लगेगा, तो इसका 1/20 40 और इसका 1/20 2। बताओ ये समझ में आया। अब मैंने आपको समझाया है कि पहली लाइन को अगर छोड़ दिया जाए तो जो बचेगा वो डिफरेंस होगा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो डिफरेंस कितना है, यहाँ जोड़ दो इसे, 40 40 40, तो 40 दिया 120 और 2 122, ये हमारा आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होगा वो 122 रुपए होगा। बताइए समझ आया। और अगर ये फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 16,000, आर स्क्वायर रेट कितनी है 5, 5 पंजे 25 गुणा 300 प्लस 5 कितना हो जाएगा 305 बटे 100 का क्यूब, यानी 6 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, 25 से भाग करेंगे तो 40 बार। ठीक है, और 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 5 से भाग करेंगे 5 छंग 30, 5 एकन 5 और 2 एकन 2 और 2 छंग 12, तो यहां से डिफरेंस कितना है 122। तो अगर आप लोग ये फॉर्मूला याद रख लेते हो तो इस फॉर्मूले से कर लो, वरना फिर इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, और अगर कोई पहली बार इस क्लास को देख रहा है फर्स्ट टाइम, तो इससे पहले जो कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास है जो डे बाय डे पढ़ी हुई है वो क्लास जरूर देख लेना, वरना इसमें दिक्कत आएगी, आप ये कर नहीं पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं एक और। देखो यही कर लो, चलो 8,000 रुपए की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 3 साल का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है, करो आप लोग। देखो फॉर्मूला तो अप्लाई कर ही सकते हैं, कोई प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 है, रेट यहाँ 15% है, और बस ये सारी चीज दे रखी है, आपको डिफरेंस निकल जाएगा। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, 8,000 रुपए की धनराशि है, 3 साल की कंडीशन है, अब जो रेट है वो है 15%। जब 15% को सॉल्व करेंगे तो 5 दिया 15, 5 से 20, तो रेट है 3/20, 3/20, 3/20 और 3/20। जब हम 20 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 गुणा 3 कितना हो जाएगा 1200, ये भी 1200, ये भी 1200। फिर इसका 3/20, तो इसका 3/20 कितना आ जाएगा 60 की 180, तो ये 180, ये 180 अलग कर लेंगे, है ना भाई। हमने क्या किया 1200 रुपए का 3/20 निकाल दिया, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और 2 छंग 12, 60 की 180, तो ये भी इसका भी 180, अब इसका भी 180 आएगा, और 180 का 3/20 तो 20 से भाग करेंगे 9 आएगा, और 9 तिया 27। तो पहली लाइन छोड़कर जो बचा वो होगा साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो अंतर के लिए इन सबको जोड़ दो, 18 तिया 54, 540 और 20 560, तो 567 यह आ जाएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3 साल का 8,000 रुपए पर 15% वार्षिक दर से। बताइए समझ आया। तो डिफरेंस वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप है
टाइप चेंज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद तो हो रही है 9600 रुपए। कितना वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद तो 9600 रुपए हो रही है, और 4 वर्ष बाद हो रही है वो 10,272 रुपए। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर यानी हमें रेट बतानी है। ठीक है, अब देखो समझ लो इस टाइप का क्वेश्चन हमें कैसे करना है। तो 3 साल बाद ये क्या है? अमाउंट यानी मिश्र धन, और 4 साल बाद ये क्या है? अमाउंट, ये भी मिश्र धन है। अगर मैं यहाँ टाइम का डिफरेंस देखूं तो टाइम का कितना अंतर है, तो आप लोग बताएंगे सर टाइम का 1 वर्ष का अंतर है। और जब 1 वर्ष का अंतर होता है तो हम उसको सिंपल इंटरेस्ट की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तब आप ऐसा समझ लो कि 9600 रुपए 10,272 रुपए हो रहे हैं, तो ब्याज कितना हुआ? तो घटाएंगे 400 10,000, तो 672 रुपए क्या हुआ? ब्याज हुआ। ठीक है, 672 रुपए 1 साल का ब्याज हुआ, लेकिन कितने रुपए पर? 9600 रुपए पर। तो रेट हम कैसे निकालते हैं? रेट निकालना मैंने सिखाया था कि 672 रुपए का ब्याज है और कितने रुपए पर? 9600 रुपए पर, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 9 सत्ते 63, 7 बार भाग करेंगे, 7 छंग 42, 2 4, 7 नम 63 और 4 67। तो चक्रवृद्धि ब्याज की जो वार्षिक दर आई परसेंट पर एनम रेट आई, वो कितनी आई? 7% पर एनम, 7% वार्षिक। बताइए समझ आया? आपके मन में सवाल होगा सर अगर यहाँ 2 वर्ष का अंतर होगा तो घबराओ मत, पहले 1 वर्ष के अंतर वाला करो, अभी मैं 2 वर्ष के अंतर वाला भी करवाऊंगा कि उसमें कैसा करना है। ठीक है, 3 वर्ष के अंतर वाला भी बता दूंगा। चलो तो ये समझ में आया। 1 वर्ष था इसलिए हमने 1 वर्ष में क्या डायरेक्ट ही ब्याज निकाल दिया, क्योंकि 1 साल के लिए साधारण ब्याज हो या 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों सेम होते हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो हमारा 9600 रुपए पर कितने रुपए का ब्याज आया? 672 रुपए का। तो ब्याज ऊपर लिख दिया, कितने रुपए पर? 9600 रुपए पर, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, ये रेट आ गई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष बाद तो हो रही है 5000 रुपए। 2 वर्ष बाद तो हो रही है 5000 रुपए, और 3 वर्ष बाद हो रही है वो 5400 रुपए यानी 5400 रुपए। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर यानी हमें रेट बतानी है। ठीक है, तो देखो आप पहले देखो टाइम का कितना डिफरेंस है। तो टाइम का डिफरेंस है 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष के लिए तो हम साधारण ब्याज की तरह यूज कर सकते हैं सवाल को। तो हम कह सकते हैं 5000 रुपए 5400 रुपए हो गए, तो ब्याज कितने रुपए मिला? 400 रुपए का ब्याज मिला। कितने रुपए पर? 5000 रुपए पर। प्रिंसिपल अमाउंट पर तो मिलता है ब्याज, लेकिन क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज लगता है वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। या हम कह सकते हैं कि अगर 1 साल बाद कोई धनराशि जितने रुपए भी हो गई है, अब अगले साल के लिए वो जो धनराशि 1 साल बाद हुई है वो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 2 साल में जितना भी धनराशि हुई है तो ये अमाउंट, लेकिन अगले साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट की तरह बिहेव करेगा, मूलधन की तरह काम करेगा ये। तो रेट कितना हुआ? 400 रुपए का ब्याज हुआ, और कितने रुपए पर? 5000 रुपए पर, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। 5 अट्ठे 40, तो रेट कितनी आई? 8% पर एनम, 8% वार्षिक, ये आंसर आ जाएगा। बताइए समझ आया? अब अगर अंतर ज्यादा हो, 1 वर्ष से 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो, है ना, तब हम क्या करेंगे? तो देखो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष बाद तो हो रही है 3600 रुपए। 4 वर्ष में तो हो रही है वो 3600 रुपए, और 6 वर्ष बाद हो रही है वो 5184 रुपए। ठीक है, तो हमसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पूछी है, सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ टाइम का जो अंतर है आप लोग देखेंगे 4 वर्ष से 6 वर्ष यानी कितने साल का अंतर है? 2 साल का अंतर है। ठीक है, तो याद करो जब मैंने आपको रेट और टाइम निकालना सिखाया था तब मैंने बताया था कि अगर 2 साल का अंतर होता है तो उसको 1 साल बनाने के लिए हम वर्गमूल निकाल देते हैं, स्क्वायर रूट।
और अगर 3 साल का डिफरेंस होता है तो 1 साल का करने के लिए वहां पर हम क्यूब रूट निकाल देते हैं। तो क्योंकि 2 साल का अंतर है तो हम यहाँ क्यूब स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन पहले इसे और आसान बना लो, थोड़ा और सॉल्व कर लो इसे। तो और सॉल्व करने का मतलब है कि इसे अगर हम मान लो 9 से भाग कर लें, 9 से 400 बार 9 चौक 36, और 9 से भाग करेंगे 9 पंजे 45, 6 बचा, 9 सत्ते 63, 4 बचा, 9 पंजे 45, 6 बचा, 9 सत्ते 63, 5 बचा, 9 छंग 54। और भी सोल्व हो सकता है लेकिन चलो यही रहने दो, या चलो कर लो, नहीं मानना है तो 4 से 100 बार और 4 से भाग करेंगे 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब क्योंकि ये 2 साल की कंडीशन है, अगर मैं यहाँ वर्गमूल निकाल दूं स्क्वायर रूट, तो अब ये 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 और 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12। तो ये 1 साल की कंडीशन हो जाएगी, यानी 1 वर्ष में 10 रुपए 12 रुपए हो रहे हैं। और 1 साल के लिए तो हम डायरेक्ट साधारण ब्याज का यूज कर सकते हैं। तो रेट कितनी हुई यहाँ पर, ब्याज कितना हुआ, सॉरी 2 रुपए, और कितने रुपए पर, 10 रुपए पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। हम यहाँ भी कर सकते थे, एक जीरो बढ़ा लो, एक जीरो बढ़ा लो, तो 100 से 120 यानी रेट डायरेक्ट 20%। चलो, तो रेट कितनी आई 20% पर एनम, 20% वार्षिक, ये हमारा आंसर है। बताइए, तो अगर 2 साल का डिफरेंस होगा तो पहले उसको सॉल्व कर लो, डिवाइड कर लो जहां तक वो हो सकता है। उसके बाद 2 साल का डिफरेंस हो तो स्क्वायर रूट निकाल दो, वर्गमूल। और अगर 3 साल का डिफरेंस है तो यहाँ क्यूब रूट निकाल देते, तब वो 1 साल की कंडीशन बनती, वैसे कर देंगे। बताइए, समझ आया, कर सकते हैं। चलिए देखो, एक 3 साल का और देख लो। नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष बाद हो रही है 4500 रुपए, 2 वर्ष बाद 4500 रुपए, और 5 वर्ष बाद हो रही है वो 7776 रुपए। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। तो मैंने बताया है पहले आप टाइम का डिफरेंस देखो, तो टाइम का डिफरेंस है यहाँ 3 साल का, तो 3 वर्ष का अंतर है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका हम अनुपात सॉल्व करेंगे, कम छोटा करेंगे इसे। जैसे अगर मैं इसे 9 से भाग कर लूं, 9 पंजे 45, 9 से भाग करूं 9 अट्ठे 72, 4 बचा, 9 पंजे 45, 2 बचा, ओहो 9 अट्ठे 72, 5 बचा 57 हुआ, 9 छंग 54, 3 बचा, 9 चौक 36। ठीक है। अच्छा, अभी हम 4 से भाग कर सकते हैं, 4 से भाग करेंगे तो 125 बन जाएगा, और 4 से भाग करेंगे 4 दूनी 8, 4 एकन 4, और 4 छंग 24। बस, अब सॉल्व नहीं होगा क्योंकि 3 साल का अंतर है। तो मैंने बताया था क्यूब रूट निकालेंगे 1 साल का बनाने के लिए, तो हम क्यूब रूट निकाल देंगे। 125 का क्यूब रूट कितना होता है 5, और 216 का क्यूब रूट कितना होता है 6। तो ये 1 साल की कंडीशन बन गई, और 1 साल के लिए तो साधारण ब्याज क्या चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होते हैं। तो 5 रुपए 6 रुपए हो गए, तो कितना ब्याज आया 1 रुपए का, और कितने रुपए पर 5 रुपए पर, और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100, तो 100/5 कितना हुआ 20%। तो चक्रवृद्धि ब्याज की जो वार्षिक दर थी पर एनम, जो रेट थी वो कितनी थी 20% पर एनम, 20% वार्षिक। बताइए, समझ आया, कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम, जो इंस्टॉलमेंट होती हैं, जो किस्त होती हैं, किस्तों की तरफ चलते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, किस्त हमेशा याद रखोगे, कभी नहीं भूल पाओगे। चलिए देखो, देखो ये क्वेश्चन है, 2100 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है। तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है कि प्रत्येक जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी होगी। अब देखो, जो किस्त वाला सवाल आएगा, पहले हम रेट सॉल्व करेंगे। तो रेट है 10%, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ये है 10 रुपए, और 10 रुपए अगर लिए गए हैं तो वो किस्त से कितने रुपए चुकाए जाएंगे, 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज है, तो हम कह सकते हैं 11 रुपए की किस्त देनी पड़ेगी, तब 10 रुपए चले जाएंगे। तो ये तो कहना पड़ेगा, अगर 10 रुपए आपने लिए हैं, 10 रुपए आपको चुकाने हैं किस्त के रूप में, तो आपको क्या 11 रुपए की इंस्टॉलमेंट देनी होगी, तब आपके 10 रुपए चले जाएंगे। इतना समझ आया। चलिए, अब 2 बराबर किस्त है, तो दूसरी किस्त के लिए अभी हम यहाँ ऐसा करते हैं, यहाँ पहली किस्त 10 11, दूसरी किस्त अगर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। ये बताइए मुझे, ये समझ आया आपको या नहीं आया। तो अगर 2 किस्त हैं तो पहली किस्त सिंपल होगी 10 से 11,
दूसरी के लिए 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। अगर 3 किस्त होती तो 10 से 11, 100 से 121, ये तो लिखते ही, और अब पावर 3 और करते तो 10 का क्यूब 1000 और 11 का 1331। ठीक है, 3 के लिए कराऊंगा मैं, तब समझाऊंगा। अब एक बात बताओ, बराबर किस्त है, जो इंस्टॉलमेंट है, जो किस्त है वो बराबर है, तो क्या यहाँ बराबर किस्त दिख रही है आपको? यहाँ तो 11 रुपए, यहाँ 121 रुपए, तो इसको 121 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हम इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आया? चलिए, अब ये 11 गुणा 10 यानी कितने रुपए थे? 110 रुपए थे, और ये कितने रुपए थे? 100 रुपए। तो 11, 110 रुपए और 100 रुपए कितना हुआ? 210 रुपए। तो ये है प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने लिया था किसी से। तो 2100 रुपए की राशि चुकानी थी, तो 2100 रुपए हमारे हिसाब से प्रिंसिपल अमाउंट है, जबकि हमारे हिसाब से कितना बना? 210। तो 210 यूनिट जो है वो 2100 रुपए के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर है 10 रुपए के। अब उसने पूछा है प्रत्येक किस्त, तो प्रत्येक किस्त तो 121 की है, तो 121 यूनिट का मान निकाल दो। तो 121 यूनिट बराबर 121 गुणा 10 यानी 1210। इसका मतलब अगर वो व्यक्ति 1210 रुपए की 2 किस्त चुकाएगा, तो जो भी धनराशि पेबल थी, जो भी धनराशि चुकानी थी, वो पूरा हिसाब उसका कंप्लीट हो जाएगा। बताइए समझ आया नहीं आया? एक बार और समझ लेते हैं। भाई रेट को हमने सॉल्व किया, 1/10 आया, तो प्रिंसिपल अमाउंट 10 है, तो किस्त कितने की हो जाएगी? 10 और 11 रुपए की किस्त हो जाएगी। अब क्योंकि 2 किस्त हैं तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 कर लिए, और उसने कहा बराबर किस्त है, तो यहाँ किस्त 121 की थी, यहाँ 11 की थी, तो 121 बनाने के लिए 11 से गुणा इधर किया, तो 11 से इधर भी गुणा किया, तो यहाँ हुआ 110, यहाँ 100 है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया हमारा? 200, 110 और 100 यानी 210 रुपए, और जबकि था कितना? 2100 रुपए। इसको बराबर कर दिया, 1 यूनिट का मान आ गया। अब उसने प्रत्येक किस्त मांगी है, प्रत्येक किस्त 121 की है, तो एक को 121 कैसे बनाएंगे? 121 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 121 से गुणा करेंगे, तो 1210 रुपए। समझ आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4100 रुपए की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले रेट को सॉल्व करेंगे, तो रेट कितनी है? 5%, तो 5% को सॉल्व करेंगे, 5/100 यानी 1/20। तो अब प्रिंसिपल अमाउंट अगर 20 रुपए है, मूलधन अगर 20 रुपए है, तो उसकी किस्त कितनी बनेगी? इंस्टॉलमेंट बनेगी वो कितनी बनेगी? 20 और 21 रुपए, और क्योंकि 2 किस्त है तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400, और 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441। 2 ही किस्त हैं तो हम यहीं रुक गए स्क्वायर तक, 3 होती तो क्यूब तक और चलते हम। चलिए अब जो इंस्टॉलमेंट है, यहाँ 21 रुपए, यहाँ 441 रुपए है, तो ये तो बराबर नहीं है, और क्वेश्चन में कहा बराबर है, तो बराबर करने के लिए यहाँ हम 21 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ भी हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 दूनी 42, 420 रुपए ये हुए, और 400 रुपए ये, तो हमें कितने रुपए चुकाने थे? एक तरह से 820 रुपए चुकाने थे, जबकि चुकाने कितने थे? 4100 रुपए, तो 820 यूनिट बराबर है 4100 रुपए। ठीक है, तो 10 से 10 और 8 पंजे 40। ठीक है, तो 1 यूनिट 5 रुपए के बराबर है। अब क्या पूछा है? किस्त। किस्त है 441 यूनिट की, तो 441 यूनिट बराबर 5 गुणा 441, 5 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22। इसका मतलब अगर वो व्यक्ति 2205 रुपए की 2 इंस्टॉलमेंट चुकाएगा, 2 इंस्टॉलमेंट देगा 2205 रुपए की, तो उसका जो हिसाब है 4100 रुपए का, वो पूरा हो जाएगा। बताइए समझ आया? कर सकते हैं? चलिए एक क्वेश्चन हम 3 साल के लिए यानी 3 किस्तों के लिए लिख लेते हैं, उसके बाद हम उल्टा क्वेश्चन करेंगे। उल्टा क्वेश्चन करने का मतलब है इस बार अमाउंट जो है वो राशि हमें पता है कि कितनी चुकानी है, और इंस्टॉलमेंट पूछी है। अगली बार क्वेश्चन मिलेगा कि इंस्टॉलमेंट दी हुई होगी आपको, और पता ना होगा कि हम इससे कितने रुपए की धनराशि चुकाई गई होगी। ठीक है, चलिए पहले तीन किस्तों के लिए लिख लो, एक क्वेश्चन बस। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4550 रुपए की राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकानी है, तो प्रत्येक किस्त बतानी है। तो पहले रेट सॉल्व करेंगे, तो 20% को सॉल्व करेंगे, 20/100 यानी कितना आ जाएगा? 1/5। तो अगर प्रिंसिपल अमाउंट 5 रुपए होगा,
तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट है किस्त वो कितने रुपए की बनेगी? तो आप लोग बताएंगे सर 5 और 1 6 रुपए की बनेगी। अब क्योंकि 3 किस्त हैं तो यहाँ पावर 1 थी, अब पावर 2 पर पहुंचेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। फिर 3 किस्त हैं तो तीसरी ओर पहुंचेंगे तो 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। अगर 4 होती तो अभी हम 5 की पावर 4 कर रहे होते, 6 की पावर भी 4 कर रहे होते। अब ये देखो 3 इंस्टॉलमेंट हैं, 3 किस्त हैं, क्या तीनों बराबर हैं? बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए इसे हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे हमें 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 पंजे 180 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 25 गुणा 6 150 150 और ये तो है। तो हमारे पास जो पेबल अमाउंट था वो कितना था? तो जोड़ दो, इन तीनों को प्लस कर दो, तो 5 2 5 7 8 15 1 और 1 2 और 2 4 455 रुपए चुकाए गए होंगे, जबकि चुकाने कितने थे? 4550 रुपए, तो बराबर 4550। तो 1 यूनिट बराबर 10 रुपए। अब क्या पूछा है? अब उसने पूछा है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितनी है, प्रत्येक किस्त कितनी है। तो प्रत्येक किस्त तो 216 216 216 है, तो 216 यूनिट बराबर 10 गुणा 216 कितना हो जाएगा? 2160 रुपए, ये आंसर हो जाएगा। तो 2160 की उसे 3 किस्त चुकानी होंगी, तब उसका हिसाब का निपटारा हो जाएगा। बताइए, समझ आया? कर सकते हैं? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन उल्टा पढ़ेंगे, देखो उल्टा करेंगे। देखो ये क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है। यदि प्रत्येक किस्त 5290 रुपए है तो वह धनराशि याद करनी है। इस बार हमें क्या है? इंस्टॉलमेंट दे रखी है और वो अमाउंट पूछा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तरीका वही है हमारा। 15% को पहले सॉल्व करेंगे, तो 5 थी या 15 और 5 से 20। तो अगर प्रिंसिपल अमाउंट होगा हमारा 20 रुपए, तो जो इंस्टॉलमेंट है, जो किस्त है, वो हमें कितने रुपए की चुकानी होगी? तो 20 प्लस 3 यानी 23 रुपए की चुकानी होगी। अब क्योंकि 2 किस्त हैं बराबर, तो 20 का स्क्वायर 400 और 23 का स्क्वायर 529। ये करना पड़ेगा भाई, इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी चाहिए, करनी आनी भी चाहिए, मैं सिखा चुका हूं। चलिए अब यहाँ किस्त बराबर करो, पहले यहाँ 23 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो किस्त बराबर हो जाएगी, तो 23 से हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 23 दूनी 46 460। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट हुआ कितना? 860 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट हुआ, अगर हमने 529 रुपए की 2 किस्त चुका दी तो। ठीक है, इस बार किस्त उसने दे रखी है 5290 और हमारे हिसाब से कितना है? 529। तो 529 यूनिट बराबर है 5290 रुपए, तो 1 यूनिट बराबर होगा 10 रुपए। ठीक है, अब पूछा है वह धनराशि बतानी है, तो जो धनराशि है वो ये है 860 यूनिट। तो 860 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 8600 रुपए, 8600 रुपए वो पेबल अमाउंट होगा जो हमें 5290 रुपए की 2 किस्तों में चुकाया गया होगा। बताइए, समझ आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। भाई क्या है कि पहले हम कंपेयर कर रहे थे इस अमाउंट से जो हमें पता था और ये निकाल रहे थे। इस बार हमें ये अमाउंट पता है, ये बताना है टोटल, उसका जस्ट उल्टा कर दो, अपोजिट, है ना। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर क्लास का एंड करेंगे आज के लिए, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो लास्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है। यदि प्रत्येक किस्त 6050 रुपए है तो वह धनराशि बतानी है। तो रेट है 10%, तो 10% को सॉल्व करेंगे 1/10, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा? 10 रुपए। तो जो इंस्टॉलमेंट होगी किस्त वो कितने रुपए की होगी? तो 10 और 11 रुपए की। ठीक है, फिर अब क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट है, 2 किस्त है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 11 का स्क्वायर करेंगे 121। अब जो इंस्टॉलमेंट है वो तो बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ तो बराबर नहीं है, बराबर करने के लिए 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 110। तो अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट की बात करूं, पेएबल अमाउंट, वो कितना था? 210 रुपए, जबकि इंस्टॉलमेंट कितनी है? 121 रुपए की। किस्त 121 रुपए की है और किस्त हमारे हिसाब से कितनी है? 6050 रुपए की। तो 121 यूनिट बराबर 6050। ठीक है, 21 पंजे 105
ठीक है। तो 1 यूनिट जो आया वो 50 रुपए के बराबर आ गया। अब उसमें पूछा है धनराशि, तो धनराशि तो 210 यूनिट है, तो 210 यूनिट का मान निकालने के लिए 50 की और 210 की गुणा कर देंगे, तो 2 जीरो आ जाएंगे और 21 पंजे 105। तो 10,500 रुपए की वो धनराशि होगी जो 6,050 रुपए की 2 इंस्टॉलमेंट में चुकाई गई होगी। बताइए, सारी चीजें समझ आई जो मैंने आपको कंपाउंडेशन समझाया? मैंने आपको बहुत बेसिक से पढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि आप लोगों का जुड़ाव जो है मैथ से बहुत कम होता है, यूपी टेट और सी टेट वाले बच्चों का ज्यादातर का। ठीक है, चलिए, फिर भी अगर किसी को कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कल हम एक नया टॉपिक लेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे। और यहाँ तक अगर किसी भी चैप्टर में कोई भी समस्या आती है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट छोड़ सकते हो। ठीक है, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। चलिए, आज के लिए इतना रहने देते, फिर कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।